रिकॉर्ड। हाँ, तो मैं आपको बताया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ के बारे में। मैंने ये बताया था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसीजर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, ठीक है, विधि के द्वारा बनाया गया जो भी कानून है, जो भी आपका एक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। लेकिन जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ को यूज करके जो कानून बना है, जो एक्ट बना है, वो जनता के हित में हो, वो इरेशनल नहीं हो, वो रेशनल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इन तमाम बातों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। पहले के जमाने में, मतलब 1978 से पहले, जो है मेनका गांधी का जो केस था उससे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होता था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसा भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसी को मानते थे हम लोग। लेकिन इस केस के बाद हमने ये कहा कि देखिए, लॉ बनाना तो कोई बात नहीं, लॉ तो बना लेंगे आप, लेकिन यदि ये लॉ सही नहीं है, यदि ये लॉ इमोरल है, यदि ये लॉ इरेशनल है, इसमें दिमाग लगा करके नहीं बनाया गया है, ऐसा लॉ बना दिया जिससे समाज का नुकसान होगा, और उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज करके उस पार्टिकुलर एक्ट को, जो लॉ बना है, उसको हम खत्म कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे समाप्त कर देती है। ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गया था या नहीं आया था, ये बताइए। आ गया था सर। आ गया था। इसके बाद हमने ये भी बात की थी कि राइट टू लाइफ का जो मीनिंग है वो काफी ब्रॉड कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, काफी ब्रॉड हो गया है, और अब इसमें बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई है। जैसे लाइवलीहुड की बात हम करते हैं, फूड की बात हम करते हैं, ये सारी चीजें, आपको स्मोकिंग नहीं करना पब्लिक प्लेसेस पे एटसेट्रा, ये सारी बातें जो है इसमें इंक्लूड कर दी गई है, जिसके कारण इसका जो एरिया है वो ब्रॉड हो गया है। अब हम इसको दूसरे तरीके से यदि हम समझने का प्रयास करें तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट है, मतलब सारे लोगों की भलाई चाहने वाला स्टेट है। पहले के जमाने में ऐसा स्टेट नहीं होता था, स्टेट का ये काम नहीं था। आज के डेट में क्या है, मेडिकल सुविधा भी देना स्टेट का काम है, मेट्रो भी चलाना स्टेट का काम है, ट्रांसपोर्टेशन बस चलाना इसका काम है, एजुकेशन देना स्टेट का काम है। ये तमाम चीजें किसका काम है, स्टेट का ही काम है, स्टेट देती है आपको, ठीक है, ये सारी सुविधाएं। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय ऐसा सच नहीं था ऐसा, और उस समय एक तरीके से दो ही मेन फंक्शन होता था। एक पुलिस स्टेट कहते थे उसको, जिसमें हम कहते थे कि जो बाउंड्रीज है, नेशनल बाउंड्रीज है, उसको हमारा काम है प्रोटेक्ट करना, और दूसरा काम है अपने इंटरनल कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब इसके साथ साथ ये दो काम तो है ही इंपॉर्टेंट, स्टेट का मेन फंक्शन है ये दो, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब और भी चीजें ऐड हो गई है, और इसीलिए हम कहते हैं कि अब जो है पुलिस स्टेट से चेंज होकर के हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, क्योंकि हमने अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ब्रॉड कर लिया है, बड़ा कर लिया है। अब स्टेट की जिम्मेदारी सिर्फ बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना नहीं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नहीं, बल्कि हमें अभी कोरोना हो गया तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को भी लगाना है, हॉस्पिटल्स को भी सुदृढ़ करना है ना, एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, होम सेक्टर का अपना अलग वो है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब जो है ये हमारा वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब यदि कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि जिसमें ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है एक सिटीजन का, उसकी यदि हम बात करते हैं, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, और इसी को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है कि इन द डोमेन ऑफ क्रिमिनल लॉ एज वेल, independence of judiciary is linked to the granting of a fair trial to the accused. This becomes extremely important even when the accused are foreign nationals or person who have committed crime against the state. टेररिस्ट की बात हमने यहाँ पे करी, तो यहाँ पे कहता है कि जब हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जब हम यह कह रहे हैं कि जुडिशरी का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है, संविधान खुद उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो क्यों दिया है इसके बारे में हमने काफी रीजंस देखे, बहुत सारे रीजंस देखे, और यहीं पे कह रहा है कि क्रिमिनल लॉ में भी यदि हम बात करें तो कहता है कि इवन चाहे वो हमारा कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, कोई टेररिस्ट ही क्यों ना हो,
लेकिन यदि टेररिस्ट भी है और वो हमला किया है हमारे कंट्री में, लोगों की जानें ले ली है, उसके बावजूद भी ये जो लीगल प्रोसेस है इट हैज टू बी फॉलोड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अजमल कसाब की बात हम करते हैं। अजमल कसाब जहां पे सैकड़ों लोगों पे गोलियां चलाया और बहुत लोग मारे गए मुंबई सेंट्रल पे, इसके बावजूद भी जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि उसको पकड़ करके अदालत में ले गया, उसको फिर जो भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करा गया। अभी हमने निर्भया रेप में देखा था, ठीक है, चाहे डिले हो गया, बात 2013 की थी, 12 की थी, 12 और 8 साल बीत गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो जस्टिस सिस्टम का जो डिलीवरी का जो पाथ है, जो प्रोसीजर है, वो फॉलो करा गया। और बाद में हम जब इसके लाइफ को खत्म कर दिए, इसको फांसी की सजा सुना दिए, उसके बाद अभी रिसेंटली ये चीज खत्म हुआ। तो ये कहते हैं कि चाहे वो कितना ही हमारा दुश्मन क्यों ना हो, कितना ही ग्रेवियस ऑफेंस क्यों ना करा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लॉ का तकाजा है, जो लॉ का सिस्टम है, वो फॉलो करना जरूरी है। यदि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा पूरे विश्व पे, और फिर जो डेमोक्रेसी का हम ढिंढोरा पीटते हैं वो हम नहीं पीट पाएंगे। डेमोक्रेसी को रखने के लिए, बचाने के लिए कोर्ट का रहना बहुत जरूरी है, जुडिशरी का रहना बहुत जरूरी है। यदि जुडिशरी अपना अस्तित्व खो देगी, अपना जो क्रेडिबिलिटी खो देगी, तो डेमोक्रेसी अपने आप खो देगी। डेमोक्रेसी का कोई अपना वजूद इस तरीके का नहीं होता है। डेमोक्रेसी फ्लरिश होती है, डेमोक्रेसी कैसे? जुडिशरी से, जुडिशरी के कारनामों से, ठीक है। जितना अच्छा जजमेंट होगा, जितना लिबर्टी की हम बात करेंगे, उतना ज्यादा डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगा। ये चीज इसमें जब भी हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं तो बिना कोर्ट के सिस्टम को उसको नहीं पढ़ा जाता। आप कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री उठा करके देख लीजिए, वहां का जो सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम है, वो बहुत ही स्ट्रेंथेन है, और यही कारण है कि डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है। अदरवाइज सरकारों का क्या है, आज आएगी कल चली जाएगी, कल कोई और आएगी वो अपना फायदा सोचेगी, और इस तरीके से देश का कल्याण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस की जब भी हम बात करते हैं तो जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा रोल दिया गया है। ये मैं नहीं, यहाँ पे आपकी बुक, ये जो बुक है वो भी कह रहा है, और आगे भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन चलिए फिर भी मैं ये पढ़ के सुना देता हूं, यदि कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसमें आपको परेशानी हो तो वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ वाइटल फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, अब ये बात समझ में आ गया। यदि आप इसका बेयर रीडिंग करते बिना समझे हुए कि आखिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, आपको लगता है ऐसा जरूर कि आपको सब चीज समझ में आ गया क्लास 12th का एनसीईआरटी, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आता। इसलिए जरूरी है कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको एक्सप्रेस करा जाए, उसको आपको बताया जाए, और उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वाइटल फॉर रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट all the legal rights that are owed to the person and conform to the norms of fairness. fairness, यही तो fairness है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो, जैसे fairness की जब भी हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए कि जो पुलिस हमें पकड़ती है वो पुलिस हमें क्या करेगी, वो पुलिस हमें पनिश नहीं कर सकती। यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी कि जो आपको पकड़ रहा है, पकड़ के ले गया, थाना लेके चला गया, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है कि वो आपको पनिश करे। पुलिस के पास, डीएम साहब के पास, एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर ही नहीं है पनिश करने का। दे हैव ओनली प्रिवेंटिव पावर। और किसके पास पावर है? जुडिशरी के पास। मतलब जो पकड़ रहा है आपको वो आपको पनिश नहीं कर सकता। ठीक है, कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। देखिए चेक एंड बैलेंस है। यदि कोई गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, जुडिशरी छोड़ देगा। यदि ये गलत व्यक्ति को छोड़ रहा है, जुडिशरी क्या करेगा? फिर से नोकिया, ये इंटरिंग, मैंने आपको बात से कितनी बार समझाया है, लेकिन वही बात है कि आप अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, मैं आपको नहीं आने दूंगा क्लास में। ठीक है, कई बार मैंने बोल दिया है, फिर बार बार बोलना ऐसा, यदि फ्रस्ट्रेट में ज्यादा हुआ तो फिर आपको हटा भी दिया जाएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी है नोकिया 5.1 प्लस, ठीक है, इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप लोग में से कोई ग्रुप पे ये बात डाल दीजिए, इनको भी समझ में आ जाए। नहीं करूंगा मैं किसी भी कीमत पे। ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लिक हो रहा है ये। ठीक है, चलिए।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि लॉ मीन्स द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द लीगल राइट्स दैट आर ऑल टू अ पर्सन एंड कंफर्म द नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा. ओनली एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन मेक दिस कंसेप्ट ऑपरेशनल. History has evidenced that whenever the independence of judiciary has been disturbed, it has directly impacted upon the due process of governance and राइट्स गारंटेड टू एवरी सिटीजन. अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ओनली एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देखिए क्या लिखता, ओनली, ओनली वर्ड यूज किया है, only an independent judiciary can make this concept operational. History has evidenced, क्या history evidence किया, that whenever the independence of judiciary has been disturbed, यदि disturb करने का प्रयास करा गया, जैसे कब करा गया, इमरजेंसी के सिचुएशन में क्या करा गया, तो क्या हुआ, इमरजेंसी लग गया, देश के इतिहास में काला धब्बा लग गया इमरजेंसी लगा करके. ठीक है, तो जब भी हम जुडिशरी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किए हैं, उसमें क्या है, इट हैज डायरेक्टली इंपैक्टेड अपॉन द ड्यू प्रोसेस ऑफ गवर्निंग एंड राइट्स गारंटेड टू एवरी सिटीजन. जब हमारे पास इमरजेंसी लगा, उस समय जो राइट्स थे जनता के, वो राइट्स खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए. तो जब राइट्स ही खत्म हो जाएगा तो किस बात का डेमोक्रेसी, राइट्स गारंटेड टू द सिटीजन is the hallmark of democracy. It is the पंचमार्क ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन. यदि हम इसको छोड़ देते हैं, राइट्स ही नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी किस बात का. चाइना में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल लीजिए, एक्सप्रेस कर लीजिए, आपको रहने नहीं दिया जाएगा, आपका कत्ल कर दिया जाएगा. ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी की यदि हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे डायलॉग पे बिलीव करते हैं. हम किसी के अगेंस्ट बोल सकते हैं, वो हमें क्रिटिसाइज कर सकता है, दो उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रोविजंस तो है. लेकिन यदि ऐसा गवर्नमेंट आ जाए, यदि उसके अगेंस्ट कुछ बोले तो आपका जी वो अपना आपका जुबान काट ले, ये चीजें ठीक नहीं है. तो ऐसा होगा कि डेमोक्रेसी अपने आप खत्म हो जाएगा. ठीक है, वही बात यहाँ पे बोल रहा है. These lessons teach us that even in grave political circumstances, देखिए अब ये बता रहा है कि जो लेसन हमने सीखा हमारे हिस्ट्री से, जिसमें हमने इमरजेंसी वगैरह की बात की, उसमें कहता है कि these lessons teach us that even in grave political circumstances the rights of citizens should not be compromised, and this could only be possible through an independent and impartial judiciary. Therefore, independence of judiciary remain a vital and core principle even in the modern democracy. मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी कोर प्रिंसिपल है ये चीज कि डेमोक्रेसी तभी फ्लरिश करेगी जब आप जुडिशरी को सेपरेट करेंगे. ये बात यहाँ पे बता रहा है. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया है. अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं. इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबसे पहले ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और नीचे लोअर कोर्ट आते हैं. मतलब यहाँ पे ये वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये म्युनिसिपल कोर्ट, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है फर्स्ट या सेकंड क्लास में. ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं. इंडियन जुडिशरी कंप्राइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड अदर ट्रिब्यूनल्स. ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी हमने बात करी है. द रोल ऑफ दीज कोर्ट्स अलोंग विथ दीज कंपोजिशन, पावर एंड प्रोसीजर फॉर फंक्शनिंग हैव बीन इलैबोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आगे जब हम एडवांस क्लास पढ़ेंगे तब हम आपको स्पेशल रूप से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, लोअर कोर्ट के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, बिल्कुल सेपरेट करके. वहां पे जो भी चीज बच जाएगा यदि, वो वहां पे पूरा हो जाएगा. ठीक है, अभी एक ओवरव्यू जो इसमें दिया गया उसको हम बताने का प्रयास करते हैं. चलिए, अब जो है पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है. मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं, और बाकी नीचे के और भी कोर्ट्स हैं. अब ये कह रहा है कि डिफरेंट रोल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आखिर क्या है, इसके कितने तरीके के अलग अलग रोल हैं, क्या क्या रोल प्ले करता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है कि आखिर क्या क्या करता है सुप्रीम कोर्ट. हम लोग को तो सिर्फ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे केस जाता है और केस वो अलाउ करता है या नहीं करता है. इसके अलावा कितने तरीके का वहां पे जुरिस्डिक्शन है, कैसे काम होता है, इसके बारे में ये जो लेक्चर है वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं.
देखिए, ये कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइमरली एक्सरसाइज द रोल ऑफ एन एडजुडिकेटर, रोल ऑफ एन एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर। एडजुडिकेट करना मतलब होता है कि मैटर को सॉल्व करना, मैटर को सॉल्व करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना। ठीक है, कैसे करते हैं? दोनों पक्ष यहाँ पे आएंगे, दोनों पक्ष को सुनेंगे, सुनने के बाद लॉ को देखेंगे, लॉ को देखने के बाद जो भी दोनों पार्टी में से सबसे ज्यादा जो लॉ के नजदीक होगा, हम उसके फेवर में पास कर देते हैं ऑर्डर को। ये काम होता है एडजुडिकेशन का, मतलब हम निर्णय करते हैं, हम जज करते हैं, जजिंग, उसी को कहते हैं एडजुडिकेशन। ठीक है, तो कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइमरली एक्सरसाइज द रोल ऑफ एन एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर। एडजुडिकेशन क्या होता है वो बात समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति आया, उसमें जो हम जजिंग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं क्या? एडजुडिकेटर। लेकिन ये इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर का सिंपल सा मतलब होता है कि हम लॉ को, मतलब सुप्रीम कोर्ट लॉ को, जो लॉ पार्लियामेंट से पास होता है या किसी और भी लॉ बनाने का जो भी तरीका है वो लॉ है, यदि वो लॉ को इंटरप्रेट करना है, लॉ हो सकता है एम्बिगुअस हो, उसमें एम्बिग्यूटी हो, चीजें स्पष्ट नहीं हो, क्लियरिटी नहीं हो, उस सिचुएशन में उसको क्लियर कैसे बनाया जाए, कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि यदि लॉ कंफ्यूजन में रहेगा तो जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो भी कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि लॉ को फॉलो करना एग्जीक्यूटिव का काम है। और यदि एग्जीक्यूटिव कंफ्यूज हो गए क्योंकि लॉ कंफ्यूज है, तो इससे क्या होगा? इससे वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो देश का ग्रोथ जो है ना स्टेगनेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। ये चीज नहीं हो तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दिया गया है कि एडजुडिकेशन का पावर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरप्रेटर का भी पावर दिया गया है। आप लॉ को, किसी भी ऐसा लॉ जो क्लियर नहीं है, वो एम्बिगुअस है, वो सही से क्लियरिटी नहीं है, उस सिचुएशन में आप उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट कर देंगे, और जो भी आप इंटरप्रेट करेंगे वही लॉ बन जाएगा, उसी से आगे का काम होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जुडिशरी वर्क एज एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर एज वेल। दिस इज एक्सप्लेन्ड थ्रू डिफरेंट जुरिस्डिक्शन वेस्टेड विद द कोर्ट। अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, अलग अलग इनका पावर है, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि इट्स रोल एज एन एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द ओरिजिनल एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन वेस्टेड विद द कोर्ट। अब देखिए, दो तरीके के जुरिस्डिक्शन की बात इन्होंने करी है। पहला कहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा कहा है कि ये अपेलेट जुरिस्डिक्शन। मतलब जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करेंगे तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो इसमें इंटरप्रेट किया कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा उसमें डायरेक्ट आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, एक तरीके से ये हो गया। अपेलेट जुरिस्डिक्शन की यदि हम बात करते हैं तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच, लेकिन यदि आपका मैटर अपील में है, यदि हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डायरेक्ट आप जा सकते हैं, कोई भी डिस्प्यूट जो कि इसमें मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, यदि उस तरीके का नेचर का डिस्प्यूट है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, सुप्रीम कोर्ट कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं क्या? नहीं ना। ऐसे ही कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट भी उसी लेवल का चीज है, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यदि मैटर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का है, कोई ऐसा मैटर है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दायरे में आता है, उस सिचुएशन में आपको नीचे की किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, अपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये हम मोटा मोटी समझे हैं, जरूरत पड़ने पे आगे और भी समझेंगे। ठीक है, कहा गया? एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन वेस्टेड विद द कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 131। अंडर आर्टिकल, ये सब नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इज गारंटेड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड टू एडजुडिकेट अमॉन्ग्स्ट डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स एंड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। देखिए इस बात को समझिएगा, क्या बोल रहा है कि अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इज गारंटेड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? पूछेगा कि कहां पे दिया गया है, आप क्या करोगे? आप आर्टिकल 131 को टिक करोगे। आर्टिकल 131 में
ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करी गई है। कहता है कि द पावर इज एक्सरसाइज टू एडजुडिकेट अमॉन्ग्स डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन, कैसा डिस्प्यूट? बिटवीन यूनियन, डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड वन और मोर स्टेट। भारत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गया, डिस्प्यूट हो गया, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा तरफ स्टेट गवर्नमेंट है। वो चीज कहां होगा, कहां सॉल्व होगा ये चीज? डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल दिया है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन है, और दूसरा क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टेट है। एक स्टेट तो पहला में कवर हो गया, अब 3 स्टेट या 4 स्टेट है, कुछ इस तरीके का, तो भी जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस पावर इज एक्सरसाइज टू एडजुडिकेट अमॉन्ग डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड वन और मोर स्टेट एंड बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। अब देखिए क्या कर रहा है कि 2 स्टेट्स यदि हो गए, दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो गया, डिस्प्यूट हो गया, वो भी इसमें जा सकता है। सच डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब यहां पे कह रहा है कि ये जो डिस्प्यूट की हमने बात की यूनियन और स्टेट के बीच में या 2 स्टेट के बीच में, उसमें क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ होने चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसा नहीं कि आप उठ के चले गए सुप्रीम कोर्ट, टाइम बर्बाद कर दिया हो, नहीं, कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और फैक्ट ऑन विच the existence or extent of legal rights can be adjudicated। और ऐसा डिस्प्यूट होना चाहिए जिसमें किसी ना किसी तरीके से लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है किसी का। यदि हम ये शो कर रहे हैं कि लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तभी कोर्ट उसको एडमिट करेगी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर। यदि किसी का राइट ही वायलेट नहीं हुआ तो आखिर किस बात का एडजुडिकेशन, ये भी बात है। एग्जाम्पल हम ये दे रहा है, देखिए क्या है, कहता है कि फॉर एग्जाम्पल द डिस्प्यूट बिटवीन द शेयरिंग, क्या कर रहा है, द डिस्प्यूट बिटवीन शेयरिंग ऑफ वाटर, रिवर ऑफ और अदर नेचुरल रिसोर्सेज बिटवीन 2 स्टेट्स इन इंडिया कैन बी डायरेक्टली ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर एक्सरसाइज ऑफ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अब कई बार हम देखते होंगे 2 नदी के रास्ते को लेकर के लड़ाई हो जाती है 2 स्टेट के बीच में, या फिर यूनियन और किसी स्टेट के बीच में। उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। 2 अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, दोनों स्टेट हैं, उस सिचुएशन में कैसे काम चलेगा? उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े सूझबूझ के साथ और बड़े सिस्टमेटिकली जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टी नहीं है, इंडिविजुअल पूरे के पूरे स्टेट है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसमें क्या होगा, जनता का पैसा बर्बाद नहीं हो, समय न बर्बाद हो। इसलिए हमें क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना है और वहां जो भी न्याय दिया जाएगा उसको हमें मानना है। ये बात समझ में आ गया ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का? आप लोग बताइए जरा। यस सर। यस सर। सर लेकिन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है सर सिटीजन्स के लिए भी है ना, इसे स्टेट्स के लिए? वो आर्टिकल 32 सिटीजन्स क्या क्या बोल रहे हैं सर? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है सर, अपील, डायरेक्टली अपील टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सिटीजन्स के लिए भी है ना सर? देखिए, अपने से यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। यहाँ जब बता दिया गया आपको कि आर्टिकल 131 टॉक्स अबाउट द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में जाकर के वहां पढ़ लीजिए कि आखिर क्या है। मैंने जब आपको बताया एग्जांपल देकर के, स्टेट रहे यूनियन रहे, स्टेट का मतलब इंडिविजुअल होता है क्या? स्टेट का मतलब इंडिविजुअल होता है? स्टेट का मतलब पता है आपको? अरे स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट और इंडिविजुअल में क्या अंतर है, ये तो बताइए। अब चुप रहोगे यार। नहीं पता, नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, समय का इंतजार कीजिए, टाइम लगता है। स्टेट मींस जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज रहती है, जो भी मतलब पंचायत नहीं, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी, जितने भी गवर्नमेंट अफसर्स, जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट रहते हैं, वो सब स्टेट के अंदर आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल कैसे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। लेकिन जुरिसडिक्शन अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके के जुरिसडिक्शन होंगे। अपेलेट जुरिसडिक्शन की जो मैंने बात की, उसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, मैंने जब बताया कि कोई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ठीक है। ग्रुप पे क्या हो रहा है, टाइमिंग सम
आप लोगों को मैंने बोला था कि ग्रुप पे बता दीजिए कि जो भी चेंज करके ये अपना नाम चेंज जो भी ये कर रहे हैं वो ग्रुप में अपना नाम चेंज करें। आप लोगों ने कोई भी मैसेज नहीं किया। चलो मैं ही कर देता हूँ। हाँ, तो स्टेट क्या होता है ये सब चीज़ आपको एडवांस क्लास में बताया जाएगा। हर चीज़ का सही समय होता है। तो अभी यदि नहीं जानते हैं तो नहीं जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। समय आएगा ये जान जाइएगा कि कैसे काम होता है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान सकते आप। ठीक है, अब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर गिव्स एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन थ्रू इशूइंग डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट्स। यहाँ पे ये जो आर्टिकल 32 है ये जो है यहाँ पे बेसिकली ये हमारे लिए है, ये इंडिविजुअल के लिए है। यदि इंडिविजुअल को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, यदि इंडिविजुअल को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो वो जा सकता है, लेकिन वो 32 के अंदर जाएगा, ना कि 1 अभिषेक। वो 32 के अंदर जाएगा। 32 जो है वो रिट जुरिसडिक्शन की बात करता है। 32 को बड़े विस्तार में हम समझाएंगे आपको बाद में। इसमें बेसिकली कोर्ट के पास ऑर्डर होता है कि वो क्या करे, वो अपने राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट कैन पास 5 रिट्स। रिट्स मतलब होता है ऑर्डर, कमांड, ऊपर का जो ऊपरी अदालत का ऑर्डर है वो पास करेगा, और वो ऑर्डर जो है नीचे वाले जितने भी लोग हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज इसलिए जरूरी है। जब भी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जाते हैं 32 के अंदर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम बात को रखते हैं। यदि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तभी वो इंटरटेन करा जाएगा, नहीं हुआ है आपको वहां इंटरटेन नहीं करा जाएगा। ठीक है, यार ये लोग को बात से बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? कितनी बार आपको बोल करके थक गया हूं कि आप अपने नाम से वो एंट्री कीजिए। आप नोकिया, ओप्पो और इस तरीके से एंट्री करते हैं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप यदि आपको जो बताया जा रहा है वो फॉलो नहीं करेंगे ना तो हार्डली मैटर्स, आई डोंट केयर एट ऑल। ठीक है ना, तो आप यदि उसको नाम को चेंज कर दीजिए तभी मैं आपको अलाउ कर सकता हूं, अन्यथा आप कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं करूंगा अलाउ। कई बार मैंने बोल दिया है। आप अपना नाम चेंज कीजिए, आपका नाम मुझे शो हो जाएगा, मेरे रिकॉर्ड में रहेगा, तभी मैं अलाउ करूंगा। दोबारा इस तरीके का मैसेज नहीं करें तो ज्यादा ठीक होगा। तो आर्टिकल 32 जो है वो रिट जुरिसडिक्शन की बात करता है। रिट जुरिसडिक्शन में 5 तरीके के रिट्स होते हैं। रिट्स को हम बड़े डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम रिट जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर पास करता है। 5 तरीके का इसमें रिट किया जाता है। कैसे कैसे क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा लंबा प्रोसेस है इसका। और ये जो रिट इशूइंग पावर है वो हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर होता है, या यूं कहें कि हाईकोर्ट के पास ज्यादा ब्रॉडर पावर है रिट इशू करने का। कैसे है क्या है वो हम बाद में देखेंगे। यहां पे तो आप जा सकते हैं, ठीक है, यहां पे जा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि द अपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय सर्टिफिकेट गारंटेड बाय द हाई कोर्ट। देखिए अब ये यहाँ पे एक अलग लाइन बोल रहा है, ये बात ये कह रहा है कि जो अपेलेट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कैन बी इन्वोक्ड, कब अपील के लिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? अपील तभी जा सकते हैं जब हाई कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। जैसे मान के चलिए कि एक केस है आपने फाइल करा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपने फाइल करा है। इसको जब आगे हम बढ़े
यहाँ के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तब हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट डिसीजन पास कर दिया, ये भी आपके अगेंस्ट पास कर दिया। अब जो है हाई कोर्ट के डिसीजन को आपको चैलेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, यहां जाना पड़ेगा। लेकिन यहां कह रहा है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने में जो यहां पे रिक्वायरमेंट होगा, एक सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा, सर्टिफिकेट का। ठीक है, ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? हाई कोर्ट इशू करेगा। क्योंकि जब हाई कोर्ट आपको डिसीजन सुनाएगा ना, और जब हाई कोर्ट को बोलोगे कि सर मैं आपके डिसीजन से संतुष्ट नहीं हूं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके अगेंस्ट में, आपके डिसीजन के अगेंस्ट में चैलेंज करूं सुप्रीम कोर्ट में, सो प्लीज इशू अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कि हाँ ये जो हाई कोर्ट का ये डिसीजन था, ये वाला केस है, ये नंबर सारा डिटेल रहता है उसमें, और वो जो है तब वो सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे वो सर्टिफिकेट लगाएंगे, अपना पिटीशन लगाएंगे साथ के साथ, तब वो चीज आपको वहां पे मेंटेन किया जाएगा, तब आगे बढ़ा जाएगा। ये अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यदि डायरेक्ट जाते तो फिर क्या मतलब हुआ? अपील का मतलब ही यही होता है कि लोअर कोर्ट के डिसीजन से आप संतुष्ट यदि नहीं हैं, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज सारे लोग सुप्रीम कोर्ट यदि पहुंचने लगे, तब तो फिर क्या होगा? चौक हो जाएगा। उसके पास उतना टाइम कहाँ है? 30, 32, 34 जज हैं अभी तो पूरे भारत में। पूरे भारत में 34 जज क्या है? इतना छोटा सा नंबर है, कुछ भी नहीं होगा, इतना ज्यादा केस हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक कोर्ट का अपना अपना जुरिसडिक्शन होता है। हर चीज के लिए आप हर एक कोर्ट में, ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ तो पार्टिकुलर अपने मनमर्जी के कोर्ट में फाइल कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर चीज का अपना अपना जुरिसडिक्शन है, वो वकीलों को पता होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए इतना समझिए, जैसे थाना होता है ना, पुलिस स्टेशन, उसमें इस एरिया का ये थाना, उस एरिया का वो थाना, हर जो टाइम जोन है, जुरिसडिक्शन है, वो थाना वाइज बटा हुआ होता है। क्योंकि उस थाने में यदि, उस क्षेत्र में यदि कुछ होता है और वहां का जो थाना है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये चीज आप इस बात को समझिए। अभी लेक्चर खत्म होगा, अभी 1 मिनट में दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम और डिटेल में इसको हम बताएंगे। सर्टिफिकेट की बात हमने कर ली। द अपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय सर्टिफिकेट गारंटेड बाय द हाई कोर्ट। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट may be made against any judgment, decree or final order of the high court in both civil and criminal cases। बोला चाहे सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो, दोनों ही केसेस में हाई कोर्ट के अगेंस्ट हम अपील को दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, सबसे ऊपरी न्यायालय में। ठीक है, लाइक द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, दीज केसेस मस्ट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, इसको हम अभी समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल से। रिसेंट एग्जाम्पल है, ताकि आपके दिमाग में चला जाए कि आखिर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है और कोर्ट में कैसे हम फाइल करते हैं। क्योंकि जब भी पिटीशन लगाते हैं तो हो सकता है वो 50 पेज का लगाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है 1 लाइन का होता है, ओनली 1 लाइन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है,